हाँ जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारी बात चल रही थी विदेशियों के भारत में आने के क्रम की। तो सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी। उनके बाद में कौन आए थे? शक। और शक के बाद में कौन आए थे? पल्लव या फिर पारथियाई। और उनके बाद में कौन आए थे? कुषाण। तो कुषाणों की बात चल रही थी हमारी। तो हमारे शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं आगे की। तो हमें पता है बौद्धों की जो चतुर्थ संगीत हुई थी वो कनिष्क के समय पर ही हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर कुंडलवन में। तो उसकी जो अध्यक्षता की थी ना, वो दो लोगों ने की थी। एक तो वसुमित्र जी ने और एक की थी हमारी अश्वघोष जी ने। और इन दोनों की कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं महाविशास सूत्र की। किसकी? महाविशास सूत्र की रचना तो किसके द्वारा की गई थी? देखो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी वसु। तो ये क्या हो गया? महाविशास सूत्र की रचना किसके द्वारा हो गई? वसुमित्र जी के द्वारा हो गई थी। इसे क्या कहा जाता है? महाविशास सूत्र को बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई और यहाँ भी हुई। तो क्या हो गया? महाविशास सूत्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र जी ने। और इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अब हम बात करते हैं बौद्धों का रामायण की। क्या? बौद्धों के रामायण की। तो बौद्धों के रामायण की रचना किसने की है? अश्वघोष जी ने की है। और क्या है रचना? क्या है उनकी? बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र को क्या बोला जाता है? बौद्धों का रामायण बोला जाता है, जिसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष जी ने की थी। अब हम बात करते हैं, ये देखो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र जी ने और अश्वघोष जी ने। अब हम बात करते हैं भारत के आइंस्टीन की। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। और नागार्जुन भी ये सारे जो हैं किनके दरबार में थे? कनिष्क के ही दरबार में थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और उन्होंने कौन सा, किसका जनक माना जाता है? शून्यवाद का जनक माना जाता है। किसे? नागार्जुन को। और नागार्जुन ने क्या दिया था? अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और माध्यमिक सूत्र दिया था। ये दोनों किनकी रचना है हमारी? नागार्जुन की। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत और माध्यमिक सूत्र। और शून्यवाद का जनक भी किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे वो कौन थे? हमारे चरक। और जिन्होंने क्या लिखी थी? हमारी चरक संहिता। अब हम बात करते हैं कनिष्क की मृत्यु कब हो जाती है? हमारी 102 ईस्वी में। और कनिष्क के बाद में हमारा जो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक जो आता है, लास्ट रूलर जो रहता है, वो रहता है हमारा वासुदेव। ये क्या? हमारा अंतिम शासक होता है। बात कर लेते हैं कनिष्कों के टाइम पे, कुषाणों के टाइम पे। इनके जो कुषाणों में जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। और देवपुत्र कौन कहते थे? इनको उपाधि किसने दी थी देवपुत्र की? कुषाणों को। तो ये दी थी चाइनीज ने, मतलब चीनियों ने दी थी। देवपुत्र की उपाधि कुषाणों किसने दी थी? चीनियों ने। और चीनियों पर जो रेशम मार्ग का जो नियंत्रण कर रखा था वो भी किसने कर रखा था? कुषाणों ने ही कर रखा था। रेशम मार्ग का जो नियंत्रण था चीनियों के ऊपर, वो किसने किया हुआ था? कुषाणों ने किया हुआ था। चलिए अब बात करते हैं गांधार शैली और मथुरा शैली। तो गांधार और मथुरा शैली, इसका विकास किसके टाइम पे हुआ था? हमारा कनिष्क के समय पे हुआ था। क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी पहली तो क्या बनाई थी? पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरी राजधानी क्या थी इनकी? मथुरा। तो गांधार शैली और मथुरा शैली, इनका विकास किसके समय पर हुआ था? हमारा कनिष्क के समय पर विकास हुआ था। बात करते हैं, वही राजधानी हो गई हमारी पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी कौन सी होगी? हमारी मथुरा हो गई। इसका अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे कुषाण वंश का लास्ट रूलर जो रहता है वो हमारा वासुदेव रहता है। और वासुदेव के द्वारा दो की रचना की गई है। एक तो बादशाह कामसूत्र की और एक भरतमुनि नाट्य शास्त्र की। किसके द्वारा रचना की गई है? वासुदेव के द्वारा। किसकी? बादशाह कामसूत्र की और भरतमुनि नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा चला था लगभग तीसरी शताब्दी तक चला था। और उनके बाद में अब हमारा पुनः जो भारत वंश पर जो शासक आता है हमारा, वो किसका आता है? गुप्त वंश का हमारा शासन स्टार्ट हो जाता है। लगभग तीसरी शताब्दी में हमारा क्या है? गुप्त वंश का शासन आता है। तो हम बात करते हैं आगे, थोड़े से अगले पार्ट में हम और अच्छे से पढ़ेंगे गुप्तों को। यहाँ पे इनके द्वारा क्या क्या जो है अच्छे काम किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो वो देख लेते हैं हम। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले क्या हुआ था? सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? रहट या फिर घंटी यंत्र का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? गुप्तों के द्वारा। किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जाता था। इसमें जो श्रेणी का प्रधान रहता था, श्रेणी प्रधान को क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक। अब इनकी हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या थी इनकी? कन्नौज। और वो उस टाइम पे एक व्यापारिक केंद्र बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? कन्नौज क्या बनी हुई थी? व्यापारिक केंद्र के रूप में थी। अब हम आपकी बात कर लेते हैं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं
क्या सर्वाधिक गोल्ड मुद्रा, जो हमारी गोल्ड कॉइन्स थी वो क्या किस नाम से जानी जाती थी? दीनार के नाम से जानी जाती थी। तो ये दीनार के नाम से किसने जारी की थी? ये की थी हमारी गुप्तों ने जारी। देखो गोल्ड में पीछे डी आ रहा है और डी से क्या हो गया यहाँ पे दीनार हो गया। तो सर्वाधिक गोल्ड कॉइन किसने जारी की थी? हमारी गुप्तों ने जारी की थी सर्वाधिक मात्रा में। किस नाम से? दीनार के नाम से। अब बात कर लेते हैं हम कायस्थों की। तो सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। किसमें किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और जाति किस नाम से जाना गया? ऊष्णम स्मृति में जाति का वर्णन किया गया है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और कायस्थों की जाति का वर्णन किसमें है? ऊष्णम स्मृति में वर्णन किया गया। किसका? जाति का। अब हम बात कर लेते हैं जो विंध्य जंगल हैं। कौन से विंध्य जंगल हैं हमारे? जो सवर जाति के देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। जो विंध्य जंगल में है, जो सवर जाति रहती थी, वो देवताओं को किसका मांस चढ़ाते थे? मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन सी जाति? सवर जाति। कहाँ रहती थी? विंध्य जंगल में। बात कर लेते हैं हम आपकी पहली बार सती होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो पहली बार सती होने का प्रमाण हमें मिला है, तो ये मिला है 510 ईस्वी में। और कौन सी अभिलेख से? ऐरण अभिलेख से मिला है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले सती होने का प्रमाण कब मिलता है? 510 ईस्वी में। कौन सी अभिलेख में? ऐरण अभिलेख में। किसके द्वारा लिखा गया? भानुगुप्त के द्वारा। किससे संबंधित है ऐरण अभिलेख? भानुगुप्त से संबंधित है। भोजराज की, अच्छा ये जो ऐरण अभिलेख है इससे किसका संबंध है? हमारे जो भोजराज की जो पत्नी, जो भोजराज की जब मृत्यु हो गई थी ना, तो उसकी जो पत्नी हो गई थी वो भी क्या हो गई थी? इसमें सती हो गई थी। भोजराज की पत्नी सती हुई थी। इसका अभिलेख, उसका वर्णन कहाँ से मिलता है? हमें ऐरण अभिलेख से मिलता है। आगे बात करते हैं हम गुप्तों का जो राजचिन्ह जो था, तो वो क्या था? विष्णु का वाहन था गरुण। तो गा से गा, गुप्त से गा, गा से गा, गुप्तों का राजचिन्ह क्या हो गया? गरुण हो गया। क्या हो गया? गरुण हो गया। वो किसका वाहन था? भगवान विष्णु का वाहन कौन सा था? हमारा गरुण था। तो वैष्णव धर्म इनका क्या था? इस प्रकार से वैष्णव धर्म क्या था इनका? हमारा राजधर्म था। देखो गुप्त से गरुण, और गरुण किसकी सवारी थी? भगवान विष्णु की। तो इसलिए ये क्या हो गया? वैष्णव राजधर्म से किससे संबंधित हो गए? वैष्णव धर्म से। कौन? गुप्त हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने भी देवगढ़ यूपी में दशावतार मंदिर जो है हमारा कौन सी नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर है। ये भी किसको समर्पित है? वैष्णव धर्म को। कौन सा? देवगढ़ यूपी के अंदर जो पड़ता है हमारा, वहाँ पे कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। वो की कौन सी नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है। कौन सा? देवगढ़ मंदिर, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में। तो वो भी कैसे धर्म से है? वैष्णव धर्म से। बात करते हैं हम अजंता गुफाओं की। तो अजंता देखो, अजंता मतलब जिसको कोई नहीं जानता। अजंता, जनता मतलब जानता, जिसको कोई नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता तो वो गुप्त ही होगा ना। तो इसलिए अजंता का क्या हो गया? हमारा गुप्त साम्राज्य से। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? हमारी गुप्त साम्राज्य में बनी थी। इसमें 29 गुफाएं थी। टोटल कितनी थी? 29 गुफाएं थी। और अभी प्रेजेंटली हमारी कितनी है? केवल वहाँ पे 6 गुफाएं। कितनी है? 6 गुफाएं, जिसमें 16वीं और 17वीं का, किसी में 16वीं और 17वीं का वर्णन किया गया। 16वीं में किसका है? हमारा मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। कौन सी? 16वीं गुफा जो है हमारी अजंता की गुफाओं की बात चल रही है, गुप्तों के द्वारा जो बनाई गई थी। तो 16वीं गुफा जो है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। और 17वीं जो है उसमें चित्रशाला है। किसके? बुद्ध के जीवन की। बुद्ध के जीवन की चित्रशाला किसमें बनी हुई है? 17वीं में। और कौन सी शाखा का है? महायान शाखा का है। उत्तर भारत में महायान शाखा थी और दक्षिण भारत में हीनयान शाखा थी। तो ऐसे करके 16 में मरणासन राजकुमारी और 17 में भगवान बुद्ध के जीवन की चित्रशाला बनी हुई है। हम बात करते हैं आगे बौद्ध गुफाओं, यानी कि बाघ की गुफाएं जो हैं, बाघ की गुफाएं जो थी वो अजंता की गुफाओं के समान ही थी। तो अजंता की गुफाएं तो कहाँ है? मेरे महाराष्ट्र में। और बाघ गुफाएं कहाँ पे? हमारी धार एमपी में। तो ये विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई हैं। जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, इसको काट करके कौन सी गुफाएं बनाई गई हैं? बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं, जो कि किसके समान है? अजंता की गुफाओं के समान ही हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? हमारी धार एमपी में। और अजंता गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? हमारी महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी हुई है? विष्णु द्वारा रचित है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु द्वारा रचित है। ये बाइबल के बाद में दूसरा ग्रंथ माना जाता है। किसके बाद में? बाइबल के बाद में दूसरा ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु की रचना है। कौन सी? पंचतंत्र। बात करते हैं हम आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय या फिर सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्टीय या फिर सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत। इसमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी किसने बताया था? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बात करते हैं बराह मिहिर की। ये सारे जो हैं हमारे, ये गुप्त वंश में ही हैं।
बात करते हैं बराय मिहिर की, तो बराय मिहिर ने क्या लिखी थी, हमारी बृहत संहिता लिखी थी, और इससे किसका संबंध है, नक्षत्र विद्या से संबंधित है। किसका, बराय मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता का सीधा सीधा संबंध किससे, हमारा नक्षत्र विद्या से इसका हमारा संबंध है। चलिए ओके।